नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक आरपीएससी फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम के लिए चर्चा करेंगे। देखिए, ये टॉपिक ना केवल फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, जितनी भी आने वाली परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो आरएएस की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीपीएससी की परीक्षा हो, या फिर कोई अन्य साइंस से संबंधित परीक्षा हो, चाहे वो टेट संबंधी परीक्षा हो, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, उन सभी में ये टॉपिक ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इसका मतलब होता है पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र। क्या मतलब होता है इसका? पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र। तो दोस्तों, अब हम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर को यदि आपको पढ़ना है तो इसको अच्छे से समझना होगा कि इसका मेन कंसेप्ट क्या है। और ये एक इतना अच्छा जो चैप्टर होता है कि इसको पढ़ने में भी बहुत मन लगता है और यहाँ से क्वेश्चन भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें इसकी थीम के बारे में जानना होगा कि इसका मेन कंसेप्ट होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, इसमें एक शब्द है इकोलॉजी। कौन सा है? इकोलॉजी। देखिए, सबसे पहले हम इकोलॉजी को समझेंगे। इकोलॉजी क्या है? देखिए, इकोलॉजी शब्द रीटर ने दिया। किसने दिया? रीटर ने। देखिए, जब भी बायोलॉजी के हिसाब से यदि माने तो इकोलॉजी शब्द जो है वो रीटर ने दिया है, लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से इकोलॉजी शब्द जो है वो हेकल ने दिया है। तो आप कन्फ्यूजन मत हो, लेकिन जब भी साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो इकोलॉजी शब्द जो है वह किसने दिया है? रीटर ने दिया है। अब हम बात करें कि इकोलॉजी है क्या। इकोलॉजी है क्या? देखिए, इस पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है पर्यावरण। इस पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है? पर्यावरण। तो इस पृथ्वी और इसके चारों ओर पाए जाने वाले पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है, उस पारस्परिक संबंध को ही वास्तव में क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। देखिए, किसी भी स्थान पर कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, कौन सा जंतु होगा, इस बात का निर्धारण करता है वहाँ का पर्यावरण। पृथ्वी का पर्यावरण अलग अलग है। ध्रुवों पर बर्फ है, भूमध्य रेखा पर गर्मी है, ऊपर जाएंगे तो थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी है, थोड़ा नीचे आते हैं भूमध्य रेखा से तो वहाँ भी थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी है। तो जितने भी भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वर्षा तापमान का मान ज़्यादा रहता है, जनसंख्या का मान भी वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, अधिकतम वर्षा वन भी उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ध्रुवों की तरफ यदि हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएँ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएँ तो पौधों में और जंतुओं की जनसंख्या में क्या होती चली जाती है? कमी होती चली जाती है, जैसे हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता की कमी। क्या कहते हैं? जैव विविधता की कमी। तो इकोलॉजी में दो चीज़ें समाहित होती हैं, पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर जो वातावरण पाया जा रहा है, उस पर्यावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंध है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर जीव और पौधों की जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि भूमध्य रेखा पर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। और जैसे ही हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ चलेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ चलेंगे तो जैव विविधता में क्या होती चली जाती है? कमी होती चली जाती है, चाहे वो हम नॉर्थ पोल की तरफ चलें, चाहे वो हम साउथ पोल की तरफ चलें। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पारिस्थितिकी किसे कहा जाता है। पारिस्थितिकी कहा जाता है पृथ्वी और उसके चारों ओर पाए जाने वाले पर्यावरण के मध्य जो भी पारस्परिक संबंध है उसे हम क्या कह रहे हैं? पारिस्थितिकी कह रहे हैं। अच्छा जी, इसको हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि
पर्यावरण ही, वातावरण ही यह निर्धारित करता है कि किसी स्थान पर कौन सी वनस्पति होगी और कौन सी वनस्पति नहीं होगी। तो इकोलॉजी शब्द रीटर ने दिया है। यदि साइंस में कभी क्वेश्चन आए तो इकोलॉजी शब्द का आंसर आपको क्या करना है, रीटर करना है। क्या करना है आपको, रीटर करना है। अब हम बात करें कि इकोलॉजी को एक विस्तृत रूप में समझा जाता है। इकोलॉजी को कैसे समझा जाता है, एक विस्तृत रूप में समझा जाता है। पूरी पृथ्वी की बात की जाती है, लेकिन पृथ्वी पर यदि हम देखें तो ना तो पर्यावरण एक जैसा है, और पृथ्वी पर ना तो स्थलाकृति एक जैसी है, न ही जलीय अवस्थाएं एक जैसी हैं। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है, 29% भाग जो है वो स्थलीय भाग है। तो वहाँ पर विविधताएं पाई जाती हैं, और उन विविधताओं को समझाने के लिए हम इकोलॉजी को एक छोटी टर्म के रूप में उपयोग में लेते हैं, जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का अर्थ ये हुआ कि एक छोटे से स्थल मंडल के वातावरण और वहाँ की वनस्पति, वहाँ के जंतुओं के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो उसे हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि इकोलॉजी तो एक बड़े स्वरूप का अध्ययन करना कहलाता है, और उसी की बात करें छोटे सिस्टम का या छोटे स्वरूप का अध्ययन करें तो उसे हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, पूरे पृथ्वी का अध्ययन यदि मैं सभी समस्त वातावरणीय दशाओं का अध्ययन करूं, जलवायु का अध्ययन करूं, प्रकाश का अध्ययन करूं, ताप का अध्ययन करूं, वनस्पति का अध्ययन करूं, जंतुओं का अध्ययन करूं, तो इसमें हम किसको समाहित करेंगे, इकोलॉजी को समाहित करेंगे। और यदि मैं पृथ्वी के वातावरण के साथ साथ मैं छोटे स्वरूप, मान लीजिए मैं भारत का ही अध्ययन करूं, केवल किसका अध्ययन करूं, भारत का, तो अब हम उसके सापेक्ष हम क्या कहेंगे, भारत का इकोसिस्टम। लेकिन यदि मैं भारत की संपूर्ण दशाओं का अध्ययन करूंगा और केवल एक राज्य का अध्ययन करूंगा तो राज्य को कहेंगे इकोसिस्टम और भारत को कहेंगे इकोलॉजी। तो बड़ी टर्म को हम किस में निरूपित करते हैं, इकोलॉजी में निरूपित करते हैं, और छोटी टर्म को हम किस में निरूपित करते हैं, इकोसिस्टम में निरूपित करते हैं। चलिए अब हम बात करें इकोसिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। इकोसिस्टम, देखिए इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र या पारतंत्र कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पारतंत्र कहा जाता है। इकोसिस्टम शब्द बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। इकोसिस्टम शब्द AG टेंस लेने दिया, इकोसिस्टम शब्द AG टेंस लेने दिया, इकोलॉजी शब्द रीटर ने दिया। देखिए यहाँ पर एक नज़र डालिए कि इकोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे थे, पृथ्वी और उसके चारों ओर पाए जाने वाला वातावरण। पृथ्वी पर कौन पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। तो इकोसिस्टम में हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इकोसिस्टम के अंतर्गत हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक चीज़ तो होती है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। दूसरा कौन सा होता है, अजैविक घटक। देखिए अगर मैं बात करूं जैविक घटक तो ये पृथ्वी पर पाया जाता है, लगभग इकोलॉजी के इक्विवेलेंट ही परिभाषा बन जाती है। और अजैविक घटक की मैं बात करूं तो ये कहाँ पाए जाते हैं, वातावरण या पर्यावरण में पाए जाते हैं। तो अगर हम इकोसिस्टम की परिभाषा देना चाहें तो पृथ्वी पर जैविक घटक व अजैविक घटक के मध्य पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम। तो देखिए बात वही है, थोड़ा सा शब्द बदल दिया है। इकोलॉजी पृथ्वी तथा उसके चारों ओर पाए जाने वाले पर्यावरण या वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध को इकोलॉजी कहा जाता है, और इकोसिस्टम जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। इसको यदि हम एक बार रिवाइज करें तो इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, इकोलॉजी शब्द रीटर ने दिया है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। इकोलॉजी क्या है, पृथ्वी एवं पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी। भूमध्य रेखा पर जैव विविधता का मान क्या होता है, अधिक होता है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चले जाएंगे तो जैव विविधता का मान क्या होता है, कम होता है। तो इकोलॉजी भी बदलती है, इकोसिस्टम भी बदलता है। अगर हम छोटे स्वरूप में किसी भी वातावरणीय दशाओं का अध्ययन करते हैं, पर्यावरणीय दशाओं का अध्ययन करते हैं, वहाँ के संबंधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति का अध्ययन करते हैं, जातियों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं, पारतंत्र। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, AG टेंस लेने। और इकोसिस्टम में किसे सम्मिलित किया जाता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव, और अजैविक घटक में वातावरणीय जो
घटक होते हैं उनको अजैविक घटक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। चलो आगे हम बात करें कि इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसका आराम से हम क्रमबद्ध रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, इकोसिस्टम को रचना के आधार पर, रचना के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक इकोसिस्टम होता है प्राकृतिक इकोसिस्टम, दूसरा इकोसिस्टम होता है कृत्रिम इकोसिस्टम। देखिए, प्राकृतिक इकोसिस्टम का मतलब यह है कि ऐसा इकोसिस्टम जो प्रकृति में पहले से ही पाया जाता है, प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, उस इकोसिस्टम को हम प्राकृतिक इकोसिस्टम करते हैं, जिसके अंतर्गत वन, तालाब, घास का मैदान, समुद्र, झील, इनको सम्मिलित किया जाता है। कृत्रिम इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। कृत्रिम इकोसिस्टम के अंतर्गत मानव निर्मित खेत, मानव निर्मित खेत, यही सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। यानी मानव जो खेती करता है वहाँ पर स्वयं निर्धारित करता है कि उस खेत में कौन सी फसल बोनी है, तो वह जो इकोसिस्टम तैयार होता है वह कौन सा इकोसिस्टम होता है, कृत्रिम इकोसिस्टम तैयार होता है। यदि मानव ने कोई बगीचा बनाया है, क्या बनाया है, बगीचा बनाया है, तो वह भी किसके अंतर्गत शामिल होता है, कृत्रिम इकोसिस्टम के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक, मानव द्वारा निर्मित रसोई घर भी किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, कृत्रिम इकोसिस्टम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और आपने देखा होगा एक्वेरियम, जिसमें मछलियां तैरती रहती हैं, जल जीवशाला कहते हैं उसको, जल जीवशाला, तो उसे हम किस में सम्मिलित करते हैं, कृत्रिम इकोसिस्टम में सम्मिलित करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ से एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछ लिया जाता है, उदाहरण देता है वह और कहता है कि बताइए निम्न में से कौन सा इकोसिस्टम प्राकृतिक है और कौन सा इकोसिस्टम कृत्रिम है। प्राकृतिक इकोसिस्टम के अंतर्गत वन, तालाब, घास का मैदान, समुद्र, झील, इनको शामिल किया जाता है। और कृत्रिम इकोसिस्टम में मानव निर्मित खेत, बगीचा, रसोई घर और घरों में पाया जाने वाला जो एक्वेरियम है वह किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, कृत्रिम इकोसिस्टम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अगर हम बात करें घटकों के आधार पर, घटकों के आधार पर इकोसिस्टम, घटकों के आधार पर इकोसिस्टम कैसा होता है। अभी अभी मैंने जस्ट आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि घटकों के आधार पर इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है। एक है जैविक घटक, जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। दूसरा कौन सा होता है, अजैविक घटक। देखिए, जैविक घटक के अंतर्गत तीन जीवों को सम्मिलित किया जाता है। पहले जीव हैं उत्पादक। उत्पादक उन जीवों को कहा जाता है जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। उन जीवों को क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। और यह स्वपोषी होते हैं और इसका उदाहरण है पादप। जितने भी प्लांट हैं
वह सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इस भोजन पर प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो जीव निर्भर रहते हैं उन्हें बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। देखिए, एक के ऊपर ये छोटी सी जो 0 लगाई गई है इसका मतलब होता है प्राथमिक, प्राइमरी। 2 के ऊपर ये छोटी सी 0 लगाई गई है इसका मतलब है द्वितीयक, सेकेंडरी। और 3 के ऊपर ये छोटी सी 0 लगाई गई है इसका मतलब है तृतीयक, टर्शरी। इसके अंतर्गत प्राथमिक यानी जो सबसे पहले पादप का भोजन करते हैं तो उन जीवों को कहा जाता है शाकाहारी। क्या कहा जाता है? शाकाहारी। दूसरा, जो शाकाहारी का भोजन करते हैं उन जीवों को कहा जाता है मांसाहारी। क्या कहा जाता है? मांसाहारी। और जो इन मांसाहारियों का भोजन करते हैं उन्हें कहा जाता है उच्च मांसाहारी। क्या कहा जाता है? उच्च मांसाहारी। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है, तो सर्वाहारी जीव को भी किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो सर्वाहारी जीव तृतीयक उच्च श्रेणी के मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। तो इनको एक कन्फ्यूजेटिक रहता है, लेकिन फिर भी हम यदि माने तो इनको तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत हम इनको क्या करते हैं? सम्मिलित करते हैं। अजैविक घटक की यदि हम बात करें तो अजैविक घटक को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। अजैविक घटक को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होते हैं अजैविक घटक कार्बनिक अजैविक घटक और दूसरे होते हैं अकार्बनिक अजैविक घटक। अकार्बनिक अजैविक घटक, अकार्बनिक में जितने भी वातावरणीय कारक हैं जैसे ताप, मृदा, पीएच, जल, ताप, मृदा, पीएच, जल, खनिज, वर्षा और वायु, इनको हम अकार्बनिक अजैविक घटक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कार्बनिक अजैविक घटक यानी कि कार्बन से बने हैं लेकिन जीवित नहीं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हम समझ जाते हैं जीवित हैं लेकिन जीवित नहीं हैं, वसा, माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका में कोशिकांग होते हैं वो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, हरित लवक और इत्यादि। देखिए, यहाँ पर एक कंसेप्ट समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये समझो, देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा घटक है, जैविक घटक है या अजैविक घटक है। देखिए, कार्बन से बना होता है तो कार्बनिक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं जीवित नहीं है। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक भी स्वयं जीवित नहीं है, तो इसीलिए इसको हम कार्बनिक अजैविक घटक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको हम कार्बनिक अजैविक घटक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। और जो वातावरणीय कारक हैं, ताप, मृदा, मिट्टी, पीएच मान, जल, वर्षा और खनिज और वायु, इन सभी कारकों को हम अकार्बनिक, क्योंकि ये कार्बन से बने नहीं होते और यह वातावरणीय कारक हैं, इसीलिए हम इनको अकार्बनिक अजैविक घटक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो दोस्तों, इकोसिस्टम की यदि हम बात करें तो इकोसिस्टम को हम 2 भागों में बांटते हैं और दोनों के ही अलग अलग प्रकार हैं। एक प्रकार है रचना के आधार पर इकोसिस्टम, और रचना के आधार पर इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्राकृतिक इकोसिस्टम, दूसरा होता है कृत्रिम इकोसिस्टम। प्राकृतिक इकोसिस्टम के अंतर्गत प्रकृति ने जो संरचनाएं बनाई हैं उनको प्राकृतिक इकोसिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे वन, तालाब, घास का मैदान, समुद्र, झील। इन संरचनाओं को हम किसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं? प्राकृतिक इकोसिस्टम के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। यानी प्राकृतिक नेचुरल पारितंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम। कृत्रिम इकोसिस्टम में मानव निर्मित जो खेत हैं, खेती बाड़ी जो करता है किसान, तो जो खेत बनाता है वह
हम बगीचा बनाते हैं वह, हम रसोई घर भी कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण है। एक्वेरियम जल जीवशाला भी कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण है। तो मानव निर्मित जो भी इकोसिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम इकोसिस्टम कहते हैं। अगर हम बात करें घटकों के आधार पर इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा जाता है, तो घटकों के आधार पर इकोसिस्टम को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक इकोसिस्टम। जैविक घटक के अंतर्गत जो जीव जीवित हैं, देखिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसके अंतर्गत अपघटक को भी शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? अपघटक को भी शामिल किया जाता है। अपघटक में 2 चीज़ें आती हैं, एक आते हैं जीवाणु, यह भी जीवित होते हैं, और दूसरे आते हैं कवक। दूसरे आते हैं क्या है? कवक। इन अपघटक को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह अपघटक अपघटन करने का काम करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल बनाने का काम करते हैं। इसीलिए इन अपघटकों को प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? जीवाणु और कवक को। तो हम बात करें दोबारा यदि देखें तो घटकों के आधार पर इकोसिस्टम 2 भागों में बांटा जाता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उत्पादक में कौन आते हैं? पादप। उत्पादक का मतलब क्या है? वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, स्वपोषी होते हैं, उन जीवों को उत्पादक कहा जाता है और इसके अंतर्गत आते हैं पादप। उपभोक्ता अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं। पौधों को जो खाते हैं वह शाकाहारी, इनको जो खाता है वह मांसाहारी, इनको जो खा जाएगा वो मांसाहारी, और जो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है उस जीव को हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। जिसमें सर्वाहारी में किसका उदाहरण आता है? मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। जरा ध्यान दीजिए, जो पहली बार पौधों को खाते हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है उसे हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता को जो खाता है हम उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत अपघटकों को भी शामिल किया जाता है, जिसमें आते हैं जीवाणु व कवक। चूंकि यह प्रकृति में, मान लीजिए देखिए प्रकृति में पहले से ही एक सिस्टम बना दिया गया है, यानी नगर पालिका की तरह काम कर रही है प्रकृति। उन्होंने सफाई कर्मी भी बनाए अपने, कि मान लो ये जितने भी बड़े बड़े जीव हैं, बड़े बड़े पौधे हैं, बड़े बड़े जंतु हैं, ये मर जाएंगे तो इसमें पृथ्वी पर क्या हो जाएगी? गंदगी फैल जाएगी। तो गंदगी को हटाने के लिए नगरपालिका सिस्टम बनाया गया और सफाई कर्मी लाए गए, और वो उन सफाई कर्मी का नाम है जीवाणु व कवक। क्या नाम है? जीवाणु व कवक। ठीक है, तो इन सफाई कर्मियों को हम कहते हैं जीवाणु व कवक, और इसीलिए इनको हम कहा जाता है प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। देखिए उत्पादक में एक जीव को और सम्मिलित किया जाता है और उनका नाम है नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल, देखिए यह BGA नाम से मिलेगा आपको, BGA। अगर ये BGA नहीं मिलेगा तो इसका एक अन्य नाम भी होता है, और इसका जो अन्य नाम होता है उसे बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। अब आप देखिए इसको रटना मत, सॉरी समझ लो इसको। बैक्टीरिया शब्द से ऐसा लगेगा ये जीवाणु है। तो नीले हरे शैवाल और पादप दोनों ही किस में आते हैं? उत्पादक में आते हैं। और नीले हरे शैवाल का दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। पहले इन्हें जीवाणु माना जाता था, लेकिन बाद में कुछ लक्षणों को देखा गया तो इनमें जीवाणुओं से कुछ विविधताएं थीं, और उन विविधताओं के आधार पर इनको क्या कर दिया गया? जीवाणुओं से अलग कर दिया गया और एक अन्य नाम दिया गया नीले हरे शैवाल। और यह भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इसीलिए इनको भी किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? उत्पादकों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो जैविक घटकों को एक बार दोबारा से फिर रिवाइज करो। जैविक घटक में उत्पादक, उत्पादक में कौन? पादप और नीले हरे शैवाल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक शाकाहारी, मांसाहारी और उच्च मांसाहारी। अपघटक में जीवाणु व कवक। जीवाणु कवक को मिलकर क्या कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं।
आगे हम बात करें अजैव घटक। अजैव घटक के अंतर्गत दो चीज़ों को शामिल किया जाता है, एक होते हैं कार्बनिक घटक और दूसरे होते हैं अकार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक का अर्थ ये होता है यह कार्बन से बने हैं, अकार्बनिक घटक का मतलब होता है यह कार्बन से बने हुए नहीं है लेकिन जीवित नहीं है, लेकिन जीवित नहीं है। देखिए जितने भी जीवित जीवों के बाई प्रोडक्ट हैं या फिर उनके शारीरिक संरचनाएं हैं वो लगती तो जीवित हैं लेकिन वह जीवित नहीं है। जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय, इनमें से कोई शब्द यदि देखें, कोशिका की संरचना का कोई शब्द यदि आप देखें तो वह कार्बनिक अजैव घटक के अंतर्गत आता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा भी कार्बनिक अजैव घटक के अंतर्गत आती है। अकार्बनिक में यदि हम बात करें तो वातावरणीय कारक, किनको सम्मिलित किया जाता है? वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारकों को अकार्बनिक घटकों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए, जिसमें ताप। अगर हम बात करें कि कौन से वातावरणीय कारक पर प्रकृति का जो सबसे ज़्यादा निर्भरता बनी रहती है तो वह है, सबसे इम्पोर्टेंट यदि है तो वह कौन सा है? ताप। और यदि इसके बाद बात करें तो वर्षा। तो क्या आएगा? वर्षा। तो यानी कि ताप और वर्षा किसी भी प्रकृति के स्थान पर वनस्पति का निर्धारण करते हैं, जंतुओं का निर्धारण करते हैं। जंतु कैसे होंगे, वहाँ पर वनस्पतियाँ कैसी होंगी। मृदा, पीएच, जल, खनिज, वर्षा और वायु को अकार्बनिक अजैव घटक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों आप पढ़ाई के दौरान अपनी नोट्स भी बनाते रहो। अगर आप अपनी नोट्स बनाते रहोगे तो एक बार यदि आपकी नोट्स तैयार हो जाएंगी तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। आप अच्छे से इस क्लास को देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इस तरह से हमने समझा कि अजैविक घटक और जैविक घटकों के बारे में और प्राकृतिक और कृत्रिम इकोसिस्टम के बारे में। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम में भोजन ग्रहण करने के आधार पर एक चेन सिस्टम पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। इकोसिस्टम में भोजन ग्रहण करने के आधार पर जो चेन सिस्टम पाया जाता है उस चेन सिस्टम को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। तो हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला भोजन करने के आधार पर जो श्रृंखला बनती है उसे हम खाद्य श्रृंखला, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला के रूप में हम इसको जानते हैं। तो अब हम खाद्य श्रृंखला को पढ़ेंगे। देखिए कुछ खाद्य श्रृंखला के प्रकार हम पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वन की खाद्य श्रृंखला मुझे पता करनी, तो वन में खाद्य श्रृंखला कैसे बनेगी? तो वन में वृक्ष एवं पादप होते हैं, इनको कौन खाएगा? हिरन खा जाएगा। और हिरन को कौन खा जाएगा? शेर खा जाएगा। कौन खा जाएगा? शेर। अगर मैं बात करूं घास का मैदान, घास का मैदान, तो घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला कैसे बनेगी? तो घास के मैदान में घास होगी, घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। और टिड्डे को कौन खाएगा? मेंढक खा जाएगा। और मेंढक को कौन खाएगा? सांप खा जाएगा। और सांप को कौन खा जाएगा? बाज खा जाएगा। एक बड़ा पक्षी इसको खा जाएगा। तो इस तरह से किसी घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला बनती है। अगर मैं बात करूं झील या सागर में खाद्य श्रृंखला कैसी बनेगी, तो झील या सागर में कैसी बनेगी? छोटे पादप, छोटे पादप, इन छोटे पादप को कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन। क्या कहा जाता है? फाइटोप्लैंक्टन। इनको खाएंगे छोटे जंतु, छोटे जंतु या जंतु, इनको कहा जाता है जूप्लैंक्टन। क्या कहा जाता है? जूप्लैंक्टन। और इनको कौन खा जाएगी? इनको कहा जाएगी छोटी मछली। कौन खा जाएगी इसको? छोटी मछली। और छोटी मछली को खा जाएगा बगुला खा जाएगा या बड़ी मछली खा जाएगी?
इसको कौन खा जाएगा? बगुला या बड़ी मछली खा जाएगी। तो 3 तरह से खाद्य श्रृंखलाओं का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एक प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे। देखिए यहाँ से प्रश्न आता है, इसको समझ लीजिए। यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। और जितने भी स्टूडेंटों को अब तक किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन रहा है तो उनको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पहला प्रश्न ये है कि खाद्य श्रृंखला के कितने चरण होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला का कोई फिक्स चरण नहीं है, लेकिन अधिकतम 4-5 चरण जो इसके होते हैं। तो 4-5 चरणों तक ये क्या होती है? खाद्य श्रृंखला चलती है। उसके बाद ये खाद्य श्रृंखला नहीं चलती, क्योंकि प्रकृति में उतने जीव नहीं पाए जाते। तो यहाँ से कुछ प्रश्नों का हमें जवाब मिलेगा कि खाद्य श्रृंखला का कोई निश्चित स्तर नहीं है, यानी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भोजन की श्रृंखला किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कौन किसको खा रहा है, उसी से निर्धारित होता है कि खाद्य श्रृंखला कितनी होगी। जैसे मान लीजिए मैं इसमें करूँ कितने स्तर हैं, तो 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर। इसमें बोलूँ 1, 2, 3, 4, 5 स्तर तक है। इसमें बोलूँ 1, 2, 3, 4 स्तर तक है खाद्य श्रृंखला। अब मैं यदि बात करूं कि खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर के बारे में, किसके बारे में बात करें? पोषण स्तर के बारे में। पहला पॉइंट मैंने डाला पोषण स्तर के बारे में। इसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर कौन कौन सा होता है? देखो, जब सूर्य का प्रकाश आता है, एक बेहतरीन प्रश्न है और इसे आप याद रखें। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, देखिए मेरे अंदर ऊर्जा, आपके अंदर ऊर्जा, बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर ऊर्जा, किसी भी इलेक्ट्रिक वस्तु के अंदर ऊर्जा, रेलगाड़ियों के अंदर ऊर्जा, हवाई जहाज के अंदर ऊर्जा, किसी बम के अंदर ऊर्जा, उन सभी ऊर्जाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकमात्र स्रोत होता है सूर्य, जिसे हम विकिरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएशन एनर्जी भी हम कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से जो ऊर्जा आती है, सबसे पहले उसका स्थिरीकरण कौन करता है? उसका स्थिरीकरण करते हैं पादप करते हैं। तो पादप पहले पोषण स्तर में आते हैं, ट्रॉफिक लेवल 1। किस में आएंगे? ट्रॉफिक लेवल 1। फिर उसको जो खाएगा वह दूसरा पोषण स्तर होगा, और इसको जो खाएगा वो तीसरा पोषण स्तर होगा। तो इसका मतलब जितनी लंबी खाद्य श्रृंखला, उतने जितने चरण किसी खाद्य श्रृंखला में होंगे, उतने ही उस खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर होते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ तो पोषण स्तर 1 कौन आएगा? घास। पोषण स्तर 2 में कौन आएगा? टिड्डा। पोषण स्तर 3 में कौन आएगा? मेंढक। पोषण स्तर 4 में कौन आएगा? सांप। पोषण स्तर 5 में कौन आएगा? बाज। हरे पौधे की बात करूं तो ट्रॉफिक लेवल 1 में आएंगे। छोटे जंतु की बात करूं तो ट्रॉफिक लेवल 2 में आएंगे, और छोटी मछली ट्रॉफिक लेवल 3 में आएंगे, और बड़ी मछली ट्रॉफिक लेवल 4 में आएंगे। किसमें आएंगे? 4 में। दूसरा प्रश्न है कि कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है? तो उपभोक्ता का प्रकार। दूसरा हम किस में बात करते हैं? उपभोक्ता का प्रकार। देखिए ये पादप हैं, तो यह क्या होंगे? उत्पादक। क्या होंगे? उत्पादक, भोजन का निर्माण कर रहे हैं। ये कौन है? शाकाहारी, जो पादप को खाता है। और यह कौन है? मांसाहारी। तो शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। मांसाहारी कौन होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। यहाँ पर घास क्या हो जाएगी? उत्पादक। दूसरा यहाँ पर टिड्डा क्या हो जाएगा? शाकाहारी। और मेंढक क्या हो जाएगा? मांसाहारी। और सांप क्या हो जाएगा? उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी। और बाज को भी सर्वोच्च मांसाहारी के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है। तो अगर मैं इनका बोलूं शाकाहारी को तो प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता, और बाज को मैं किस में रखूंगा? चतुर्थ उपभोक्ता के अंतर्गत सम्मिलित करूंगा। अगर मैं बात करूं छोटे पादप ये शाकाहारी हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? उत्पादक। छोटे जंतु ये भोजन का निर्माण करते हैं, तो इन्हें हम उत्पादक कह रहे हैं। छोटे जंतु शाकाहारी हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। छोटी मछली क्या है? मांसाहारी है, द्वितीयक उपभोक्ता। बड़ी मछली को उच्च मांसाहारी के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? तृतीयक उपभोक्ता। दोस्तों, पेपर में जब भी प्रश्न आता है सीधा सीधा पूछता है, उदाहरण देता है,
उच्च मांसाहारी कौन सा है, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है। तो रटना नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि उस खाद्य श्रृंखला में कौन किसको खा रहा है, किस तरीके से खा रहा है, किसका आहार किया जा रहा है। उस आहार के आधार पर ही उस खाद्य श्रृंखला का हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और हम बांटते हैं कि उपभोक्ता का प्रकार वह कौन सा होता है। तो इसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी खाद्य श्रृंखला का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ताओं का हम क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, खाद्य श्रृंखला को समझ सकते हैं। अब देखिए, प्रकृति में ऐसा नहीं है कि भोजन करने के आधार पर खाद्य श्रृंखला एक जैसी चलती रहती हो। कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। और जब खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो उन खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल निर्मित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि किसी भी खाद्य जाल में एक जीव लगभग अधिकतम दो जीवों को खा सकता है। तो यानी कि खाद्य जाल में एक जीव इंटरेक्ट करता है दूसरे जीव को खाने के लिए। तो किसी भी इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला एक जैसी नहीं पाई जाती। कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में क्या होती हैं, मिली हुई रहती हैं और एक जाल जैसी संरचना का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और उस जाल जैसी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, इस तरह से जाल जैसी संरचना का निर्माण करते हैं और इस जाल जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। तो खाद्य जाल कुछ नहीं है, खाद्य श्रृंखलाओं के कंजस्टेड यानी कि एक क्लस्ट जो है मॉडल है खाद्य श्रृंखलाओं का, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, खाद्य जाल कह रहे हैं। आगे हम बात करें तो कुछ इकोसिस्टम पिरामिड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, इकोसिस्टम पिरामिड के बारे में हम बात करेंगे। इसको छोटे छोटे रूप में समझेंगे एक दो उदाहरण के द्वारा, और इसको हम याद भी रखेंगे क्योंकि ये परीक्षाओं में इकोसिस्टम के पिरामिड पूछे जाते हैं कि कौन सा पिरामिड सीधा होता है और कौन सा उल्टा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्टोनियन पिरामिड के बारे में। इकोसिस्टम पिरामिड, इकोसिस्टम पिरामिड, इन पिरामिड को हम एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं। एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। देखिए, इकोसिस्टम जो पिरामिड है वह एल्टन ने दिए थे, गिवन बाय एल्टन, इसीलिए इनको एल्टोनियन पिरामिड कहा जाता है। और एल्टोनियन पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। दूसरे होते हैं जैव भार के आधार पर, और तीसरे होते हैं ऊर्जा के आधार पर। देखो दोस्तों, इनको समझने से पहले हमें एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। इकोसिस्टम को हम जानेंगे। इकोसिस्टम 2 तरह का होता है। इकोसिस्टम कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक इकोसिस्टम होता है स्थलीय, स्थल पर जो इकोसिस्टम निर्मित होता है, और दूसरा इकोसिस्टम होता है जलीय, जो जलीय वातावरण में निर्मित होता है। स्थलीय इकोसिस्टम का उदाहरण है वृक्ष, घास का मैदान, वन या जंगल। जलीय इकोसिस्टम का उदाहरण होता है तालाब, झील, सागर या समुद्र, और नदियां जलीय इकोसिस्टम का उदाहरण है। देखो, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वृक्ष इकोसिस्टम कैसे हो गया, एक पेड़ इकोसिस्टम कैसे हो सकता है। देखिए, एक पेड़ पर यदि आप ढंग से दृष्टि डालेंगे तो छोटे छोटे जीव भी उस पर रहते हैं, उस पर छोटे छोटे पक्षी भी रहते हैं। तो चूंकि उनके लिए भी आवास है, उनका भी एक वातावरण है, और वहाँ पर वो अपने जीवन की सभी क्रियाकलापों को कर रहे हैं, तो वृक्ष को भी इकोसिस्टम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।
तो वृक्ष, घास का मैदान और वन किस में शामिल किए जाते हैं? स्थलीय इकोसिस्टम में शामिल किए जाते हैं। इसको हम याद रखने के आधार पर समझेंगे। देखिए संख्या के आधार पर बस एक चीज याद रखेंगे, वृक्ष का इकोसिस्टम उल्टा होता है। वृक्ष का इकोसिस्टम क्या होता है? पिरामिड जो है वो उल्टा होता है। वृक्ष का पिरामिड उल्टा होता है। कैसे? मान लीजिए अगर हम किसी एक वृक्ष पर निगाह डालें तो वृक्ष संख्या में एक होता है, उस पर पक्षी उससे ज़्यादा होंगे और छोटे जीव भी सबसे ज़्यादा होंगे। तो पिरामिड कैसा होगा? उल्टा होगा। पिरामिड का मतलब होता है शंकु जैसी आकृति। कैसा? शंकु जैसी आकृति। तो आप बस इतना याद रखो कि वृक्ष का जो संख्या के आधार पर पिरामिड है वह कैसा होता है? उल्टा होता है। बाकी सब कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। अब बाकी सब का मतलब क्या है? बाकी सब कुछ भी आ जाए, घास का मैदान आ जाए, वन आ जाए, तालाब आ जाए, झील आ जाए, सागर आ जाए और नदियां आ जाएं, तो वो सारे के सारे जो पिरामिड हैं संख्या के आधार पर, क्वेश्चन में आप देखना पूछ क्या रहा है, वो संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर कैसे होंगे? वो सब के सब कैसे होंगे? सीधे होंगे। अगर हम बात करें जैव भार के आधार पर, तो जैव भार के आधार पर बस इतना याद रखें, जलीय इकोसिस्टम के उल्टे होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। यानी शंकुनुमा जो आकृति है वह सब क्या होगी? सीधी बनेगी। और ऊर्जा के आधार पर सभी के लिए सदैव पारिस्थितिक पिरामिड होता है, वह कैसा होता है? सीधा होता है। ऑलवेज अपवर्ड, ऑलवेज क्या होता है? अपवर्ड। ऊर्जा के आधार पर पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। उत्पादक के पास ऊर्जा ज़्यादा होती है, शाकाहारी के पास उससे कम ऊर्जा होती है और मांसाहारी के पास उससे भी कम ऊर्जा होती है। तो यह पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। सभी के लिए सदैव क्या होता है? सीधा होता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स, देखिए मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, डिटेल में समझाने से ये लंबा जो है लेक्चर बन जाएगा और बहुत ज़्यादा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें पेपर में क्वेश्चन एड करना है, तो बस मैंने वही समझाया है जो पेपर में पूछा जाता है। निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन सही होगा। इकोसिस्टम पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। इसे एल्टन ने दिया था। 3 आधार पर एल्टोनियन पिरामिड दिए जाते हैं। संख्या के आधार पर, जिसमें जीवों की संख्या को क्या करना होता है? गिनना होता है। जैव भार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर। संख्या के आधार पर वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। जैव भार के आधार पर जो पिरामिड होता है वह जलीय इकोसिस्टम का उल्टा होता है, बाकी सब सीधे होते हैं। संख्या के आधार पर वृक्ष का उल्टा, बाकी सब सीधे। बाकी सब का मतलब क्या है? देखिए स्थलीय और जलीय। स्थलीय में वृक्ष, घास का मैदान, वन, तालाब, और जलीय में तालाब, झील, सागर, नदियां। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं संख्या का, तो वृक्ष का उल्टा, बाकी सब सीधे, मतलब घास के मैदान का और वन का, तालाब, झील, सागर, नदियों का सबका क्या होगा? पिरामिड सीधा होगा। जैव भार के आधार पर बात करें तो जलीय इकोसिस्टम में भार, वजन की यदि हम बात करेंगे तो छोटे जीवों में वजन कम होगा, उनको खाने वाले जीवों में ज़्यादा होगा, उसको खाने वाले जीव में क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो पिरामिड कैसा होगा? उल्टा। तो जलीय जीवों का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। और ऊर्जा के आधार पर उत्पादक के पास ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, प्राथमिक उपभोक्ता के पास कम होती है, द्वितीयक के पास कम होती है, तृतीयक के पास कम होती है। तो जो शंकुनुमा आकृति है वो सीधी बनती है, इसीलिए पिरामिड सभी के लिए कैसा रहता है? सदैव सीधा रहता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको आप याद रखेंगे जिससे कि आप परीक्षा में गलत ना कर सकें। तो इसके आधार पर हम ये पता करते हैं कि संख्या के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर और जैव भार के आधार पर पारिस्थितिक पिरामिड कैसे होते हैं, इनको हम डिसाइड कर सकते हैं और जो भी परीक्षा में प्रश्न आता है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कि कौन सा पिरामिड जो है वो सीधा है और कौन सा पिरामिड वो है उल्टा है। अब एक इम्पोर्टेंट बात और देखिए, एक टर्म होती है जैव आवर्धन। एक शब्द है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बायो मैग्नीफिकेशन। बायो मैग्नीफिकेशन, इसको समझते हैं। देखिए, हम वर्तमान समय में रासायनिक पदार्थों का इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं कि हर चीज़ में रासायनिक पदार्थ आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम नदी तालाब की बात करें तो वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं उनका जो बहिस्राव है उसमें केमिकल्स जो है वो उसमें आते जा रहे हैं, और उस नदी के जल से हम
किसान जो है सिंचाई कर रहा है, और सिंचाई करने के साथ साथ किसान पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहा है। जो रासायनिक पदार्थ है वह पेस्टिसाइड क्या है, जमीन में और सिंचाई के पानी के द्वारा जमीन में आ जाते हैं, और जमीन से वही जो रासायनिक पदार्थ है भोजन में आ जाता है। भोजन मतलब जब हम गेहूं खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, जौ खा रहे हैं या सब्जियां खा रहे हैं, उनमें वो है रासायनिक पदार्थ आ जाता है। जब हम उसको खाते हैं, शाकाहारी खाता है तो उसमें रासायनिक पदार्थ आ जाएगा, उसको मांसाहारी खाएगा तो उसमें और रासायनिक पदार्थ आ जाएगा, उच्च मांसाहारी खाएगा उसको तो उसमें और रासायनिक पदार्थ है। यानी कि रासायनिक पदार्थ पोषण स्तर बढ़ने पर उसकी मात्रा में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझूं। देखिए, मान लीजिए हम खेती करते हैं, तो खेती में हम क्या लेते हैं, सिंचाई के द्वारा पानी देते हैं, और हम खेती में रासायनिक पदार्थ पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। पेस्टिसाइड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उस खेती के द्वारा हम अन्न उगाते हैं, हम सब्जियां उगाते हैं। अब ये जो रासायनिक पदार्थ है, केमिकल है, रासायनिक पदार्थ, यह रासायनिक पदार्थ किसमें आ गया, उत्पादक के अंतर्गत आ गया। उत्पादक को किसने खाया, शाकाहारी ने खाया। किसने खाया, शाकाहारी ने। तो इसमें इसकी मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। और शाकाहारी को किसने खाया, मांसाहारी ने। और मांसाहारी के पास इसकी मात्रा रासायनिक पदार्थों की और बढ़ गई। और इसको किसने खाया, उच्च मांसाहारी ने। किसने खाया, उच्च मांसाहारी ने खाया, तो उसके पास और बढ़ जाती है रासायनिक पदार्थ, यानी हानिकारक पदार्थों की मात्रा और बढ़ जाती है। और पोषण स्तर बढ़ने के साथ, हानिकारक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होना जैव आवर्धन कहलाता है। यानी कि हानिकारक पदार्थ, शाकाहारी को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। मांसाहारी को क्या बोलेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। उच्च मांसाहारी को क्या बोलेंगे, तृतीयक उपभोक्ता। पोषण स्तर की यदि हम बात करें तो उत्पादक क्या होगा, ट्रॉफिक लेवल 1। शाकाहारी किसमें होगा, ट्रॉफिक लेवल 2। मांसाहारी किसमें होगा, ट्रॉफिक लेवल 3। और उच्च मांसाहारी किसमें होगा, ट्रॉफिक लेवल 4 के अंतर्गत उच्च मांसाहारी को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो यदि पेपर में कभी प्रश्न पूछा जाए, इसका एक एग्जाम्पल है जलीय वातावरण में डीडीटी की सांद्रता में क्या होना, वृद्धि होना। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। यानी जल में जो पादपों में जल में डीडीटी घुलती है, जल में उसमें पादपों में आती है, पादपों में मात्रा कम होती है, उसको छोटी मछली खाती है उसमें और ज़्यादा होती है, और बड़ी मछली खाती है तो उसमें सांद्रता क्या होती है, और ज़्यादा हो जाती है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका प्रभाव यह पड़ता है कि जो जीव है उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उसकी शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि कृषि में डीडीटी के उपयोग को क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया है, जिससे कि हमारे शरीर पर यह डीडीटी प्रवेश ना करे और हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में ना आए। तो इस तरह से हम बायोमैग्निफिकेशन को समझ सकते हैं कि हानिकारक पदार्थों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होना क्या कहलाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। अब हम बात करें कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इससे हमें कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और एक जो क्वेश्चन होता है वह भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम आसानी से यह समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम में ऊर्जा कैसे चलती है, और इकोसिस्टम में कौन सफाई कर्मी के रूप में काम करता है, और इकोसिस्टम का क्या संरचनात्मक स्वरूप रहता है। इन सब को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह अगर मैं समझना चाहूँ तो इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सदैव एक दिशीय होता है, यानी ऊर्जा कभी भी लौट कर वापस नहीं आती। जैसे मैं बात करूं सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के रूप में आती है। किसके पास आती है, प्लांट पादपों के पास आती है।
और यहां पर पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कोशिका के कौन से अंग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हरित लवक में होता है, जिसमें मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। हरित लवक में कौन से आयन पाए जाते हैं? Mg+2 आयन पाए जाते हैं। तो मान लो कि सूर्य से 100% ऊर्जा पौधे के पास आई, 100%, तो पौधा मात्र 1% ऊर्जा को ग्रहण कर पाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूर्य से 100% आ रही है तो 1% ऊर्जा को ग्रहण कर पाएगा। इसका मतलब 99% ऊर्जा का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। एक व्यक्ति थे लिंडमान, एक व्यक्ति कौन थे? लिंडमान। लिंडमान ने 10% ऊर्जा का नियम दिया। क्या दिया? 10% ऊर्जा का नियम दिया। और ध्यान देना, ये नियम अब लागू होगा, ये नियम अब लागू होगा। 10% ऊर्जा का नियम कहता है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा केवल 10% ही ट्रांसफर होती है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा कितनी ट्रांसफर होती है? 10%। यानी कि इसका 10% किसके पास जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? शाकाहारी। और इसका 10% किसके पास जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता, मांसाहारी के पास जाएगा। इसका 10% किसके पास जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी। किसके पास जाएगा? उच्च मांसाहारी के पास जाएगा। तो इसका 10% जाएगा, ठीक। और इसका 10% यानी कि 90% ऊर्जा का क्या होगा? लॉस होगा। और इसका 10% जाएगा इसके पास और इसका 10% जाएगा इसके पास। मैं यदि एक एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहूँ कि मान लो 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से आई, 10,000 किलो कैलोरी। इसका 1% होगा आपका 100 किलो कैलोरी ऊर्जा पौधे स्थिरीकृत करेंगे। फिर इसका 10% होगा 10 किलो कैलोरी ऊर्जा शाकाहारी के पास जाएगी, 10 किलो कैलोरी ऊर्जा शाकाहारी के पास। फिर 10 का 1% करेंगे तो 1 किलो कैलोरी ऊर्जा मांसाहारी के पास और 0.1 किलो कैलोरी ऊर्जा उच्च मांसाहारी के पास। यानी कि जो लोग मांस ज़्यादा खाते हैं उनमें ऊर्जा की क्या होती है? कमी होती है। क्योंकि देख लीजिए आप, ऊर्जा की सांद्रता या मात्रा क्या है? कम है। और सभी पोषण स्तर में 90% ऊर्जा का क्या होता है? लॉस होता है। 90% ऊर्जा का क्या होता है? लॉस होता है। और 90% ऊर्जा का लॉस होता है, केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है। और इसीलिए इसको कहा जाता है 10% ऊर्जा का नियम कहा जाता है। तो एक बार हम दोबारा समझें, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? सदैव एक दिशीय होता है, यानी ऊर्जा वापस लौटकर नहीं आती। होता क्या है? सूर्य का प्रकाश आएगा प्लांट के पास। मान लीजिए 100% सूर्य का प्रकाश आए तो प्लांट केवल 1% ऊर्जा को क्या करेगा? स्थिरीकृत करेगा, भोजन का निर्माण करेगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ होती है? क्लोरोफिल में, जो कहाँ होती है? कोशिका में होता है, जिसमें मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। 99% यहाँ पर ऊर्जा का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। लिंडमान ने 10% ऊर्जा का नियम दिया कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 90% ऊर्जा का लॉस होता है, 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। तो शाकाहारी के पास 10% जाएगी, उसका 10% मांसाहारी के पास, उसका 10% उच्च मांसाहारी के पास। एक एग्जाम्पल के रूप में, यानी मान लीजिए 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा सूर्य से आई तो 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्लांट के पास होगी और 10 किलो कैलोरी ऊर्जा शाकाहारी के पास और 1 किलो कैलोरी ऊर्जा मांसाहारी के पास और 0.1 किलो कैलोरी ऊर्जा उच्च मांसाहारी के पास होती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज का ये जो पहला टॉपिक है एनवायरनमेंट का, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। और मैं आशा करता हूं कि आपके जितने भी प्रश्न हैं परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने वाले हैं, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इस तरीके से मैंने आपको ये समझाया है। निश्चित रूप से आपके लिए क्लास ये लाभदायक रहेगी। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस क्लास को पढ़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी हमने साइंस के टॉपिक डाल दिए हैं, उन टॉपिक्स को आप देखिए, उन क्लासेस को देखिए।
तो निश्चित रूप से आपकी जो आरपीएससी की तैयारी है और अन्य पीएससी की तैयारी है उसमें आपको जरूर ज्ञान में वृद्धि होगी और आने वाली परीक्षाओं में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।